Good morning, everyone. चलिए भाई, स्वागत है आपका रविवार की सुबह में। जहां हम सदुपयोग करने वाले हमारे इस रविवार का और पढ़ने वाले हैं आज हम कारो। वही 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 चलिए, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2015 कंपनीज एक्ट 2013 के आने के साथ साथ कंपनी ऑडिट में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए और इन कई सारे अमेंडमेंट्स में कारो 2000 आप लोगों ने आईपीसीसी में कारो 2003 सुना होगा, पढ़ा था आपने। So you might have studied something called as Caro 2003, which is the earlier Caro which was applicable when there was Companies Act 1956. So then with 2013 coming into picture, auditor की responsibilities कहीं कहीं कुछ change हो गई। Auditor की responsibilities change होने के कारण there was a need for a change in the Caro also. And then subsequently the central government revised this particular order और 2015 का एक नया order issue कर दिया गया, which is effective right from accounting year ending on 31st March 2015. इसका मतलब कि इस साल की आप जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें आपको कारो की रिपोर्टिंग मिलेगी। कारो 2015 is quite similar to कारो 2003. In fact, it's a slimmed down version of कारो 2003. यानी अगर आपको कारो 2003 बहुत अच्छे से याद है तो एज सच कारो 2015 में बस आपको इधर उधर छोटे मोटे जो चेंजेस हुए हैं वो ध्यान में रखना पड़ेंगे। 2003 at 21 पॉइंट्स टू बी चेक। 21 सवाल थे जिसका जवाब ऑडिटर देता था, उस 21 को यहां पर 12 कर दिया गया। बधाई हो आप सभी को। चलिए तो जी 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 So there are now only 12 points which we have to discuss as against 21 points which used to be earlier. और ये जो 12 points हैं, these are 12 amongst the 21 only. यानी जो 21 सवाल थे हमारे, उस 21 में से ही 12 सवाल यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि there is a new question or there is a new concept which has been introduced. या और ये जो 12 सवाल है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह के चेंजेस किए गए। So इसका मतलब यह है कि all the points which we'll be discussing on Caro 2015 will be similar to what you might have studied earlier in case if you remember Caro 2003. It's just that there'll be some small changes here and there with respect to each and every point. ये सब करें डिस्कस उससे पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कारो एग्जैक्टली होता क्या। कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2015-2003 जो भी था, क्या होता क्या, ये एग्जैक्टली करते क्या इसमें बताएंगे। ये ऑर्डर कौन देता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके ऊपर होता है ये ऑडिट? ऑर्डर किसके ऊपर है ये? ऑडिटर या कंपनीज? इसका मतलब ये है कि सपोज कारो का कोई पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है, कारो के किसी पॉइंट का नॉन कंप्लायंस होने से क्या कंपनी पे कोई पेनल्टी इंपोज होगी? ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, दैट्स एक्सेप्टेड। क्या कंपनी पर भी किसी प्रकार की कोई पेनल्टी लगेगी? कारो की रिपोर्टिंग किसको करना होती है? ऑडिटर को। अगर कारो में सपोज ऑडिटर ने कोई किया एंड देयर इज अ क्वालिफिकेशन, तो आप बताइए ये कारो का क्वालिफिकेशन कारो की रिपोर्ट में जाएगा या उसकी मेन ऑडिट रिपोर्ट का भी पार्ट बनेगा? आई मीन क्या कारो के क्वालिफिकेशन ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट करेंगे? कोई पॉइंट्स बता सकते हो क्या कारो में?
फिक्स एसेट में क्या था बताएं? फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड या नहीं? फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली हुआ है या नहीं? तो सपोज अपन इसी को डिस्कस करते हैं। सपोज हम इसी को डिस्कस करें कि अगर फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन की बात है, हमने देखा कि कंपनी ने जैसा हालांकि हमने चेक किया स्टेटमेंट नहीं मिला है, बट यस वेरिफिकेशन देना होगा। क्या कारों की वेरीफाई होगी? बोलो। फिक्स एसेट, नो मिसस्टेटमेंट, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन सब परफेक्ट है, बट कंट्रोल्स मिसिंग है, वेरिफिकेशन फिजिकल नहीं। विल एन ऑडिटर क्वालिफाई हिज रिपोर्ट अंडर कारो? यस और नो? क्या उससे ट्रू एंड फेयर व्यू भी अफेक्ट होगा? इसका मतलब सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद कारो, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कारो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है ऑडिटर से कारो की। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। लेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड, सी व्हाट हैपेंस इज एज एन ऑडिटर आई एम एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। अगर मैं बात करूं ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो बताइए सबसे पहली बात, ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज सब कहां पर दिए गए? कंपनीज एक्ट 2013 में ऑल द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर गिवन अंडर 143। नंबर ही नहीं भूल सकते अपन। सेक्शन 143 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं। इसमें अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ड्यूटीज की, ब्रॉड ड्यूटीज वेरी क्या क्या है, तो सबसे पहले एक तो सबसेक्शन 1 में देयर वर दो 6 पॉइंट्स वेयर आई हैव टू डू स्पेसिफिक चेकिंग। आई होप यू विल रिमेंबर दीज 6 पॉइंट्स। पर्सनल एक्सपेंस P&L में डेबिट तो नहीं हो गए, लोन्स को डिपॉजिट तो शो नहीं कर दिया, सिक्योर्ड लोन्स गिवन प्रिजुडिशियल तो नहीं है, शेयर्स इशूड फॉर अदर देन कैश का डिस्क्लोजर सही है, बुक एंट्रीज प्रिजुडिशियल तो नहीं है, और इन्वेस्टमेंट्स लॉस तो बेचे नहीं गए। कुछ 6 पॉइंट ऑडिटर स्पेसिफिकली क्या करता है, चेक करता है, और कुछ गड़बड़ हो तो रिपोर्ट करता है। ये इसकी पहली रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब मैं सिर्फ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग ड्यूटीज। इसके बाद में सबसेक्शन 2 होता है जो कहता है कि ऑडिटर विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट। So he will basically have to give a report on the financial statements, mentioning whether the financial statement give a true and fair view or not. तो ये तो अपना मेन काम हो गया, ये स्पेसिफिक चेक करके रिपोर्ट करने वाली बात हो गई। सबसेक्शन 3 पे फिर अपन आ जाए तो सबसेक्शन 3 विल देन टॉक अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि भाई कुछ कुछ चीजें बताओ, जैसे क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है, क्या ब्रांच से रिटर्न्स हमारे पास टाइमली बेसिस पर आ गए हैं, क्या डायरेक्टर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बुक्स बनाए गए। आजकल नया प्रोविजन, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के अप्रोप्रिएट हैं एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और कुछ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग आजकल ऑल करना होती है, पेंडिंग लिटिगेशंस और क्लेम्स का डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ है, जितने भी प्रोविजंस बनाने थे सारे प्रोविजंस बना दिए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करना था, किया या नहीं किया, इस तरह की सारी बातें दी गई है किसमें, सबसेक्शन 3 में। इन सब पे ऑडिटर स्पेसिफिकली रिपोर्ट करेगा कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, स्टफ लाइक दैट। दैट इज सबसेक्शन 3 जिसमें आपको ये सारी बातें रिपोर्ट। सबसेक्शन 4 तो बेसिकली बोलता था कि अगर आपके कोई क्वालिफिकेशंस हो तो उसके रीजंस वगैरह दे देना, समझा देना कि आप क्यों रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हो। उसके बाद में आपके इसी सेक्शन में 5, 6, 7 गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, C&AG से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे, और ब्रांच ऑडिट के प्रोविजंस भी अब इसी में शामिल कर दिए गए थे सबसेक्शन 8 में।
फिर उसके बाद आपका सबसेक्शन 9 एंड 10 आता था, जो बेसिकली कहता है कि आपको ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना पड़ेगा. You'll have to comply with the accounting standards, ऐसे that stuff. इसके बाद में ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी ड्यूटीज है, बट इसमें कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है. इसके बाद में there is one section, subsection 11, which talks about central government power to issue order on auditor. And this power government has used to issue an order known as Companies Auditor Report Order 2015. And the auditor is required to report on every matter specified therein. यानी ऑडिटर की जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसेक्शन 11 में आती है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑडिटर के ऊपर ऑर्डर डालने का कि भाई ऑडिटर तुम्हें ये सारी चीजें चेक करना है और चेक इन रिपोर्ट करना है. दिस इज स्पेसिफिक चेकिंग, दिस इज रिपोर्टिंग, दिस इज रिपोर्टिंग, दिस इज रिपोर्टिंग. चेकिंग और रिपोर्टिंग में क्या फर्क है बताएं? एब्सोल्युटली. रिपोर्ट मतलब आपको रिपोर्ट करना ही है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी अगर सही है तो आप लिखोगे ये सही है, गलत है तो आप लिखोगे ये गलत है, नॉट एप्लीकेबल है तो भी लिखोगे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है. चेकिंग का मतलब क्या होता है? आपको चेक करना है और फिर नॉर्मली गलती हो तो ही रिपोर्ट करना, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करना. तो कारों पे आपको स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है. यानी कारों में 12 सवाल पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे, उन 12 सवालों के जवाब हमको देना है कंपलसरीली, भले ही फिर वो सवाल हमारा एप्लीकेबल हो या ना हो. तो ऐसे कारों में एक सवाल है कि पब्लिक डिपॉजिट्स हैव बीन एक्सेप्टेड एज द नॉर्म्स. हमारी कंपनी में कोई पब्लिक डिपॉजिट ही नहीं है, तो भी आपको लिखना पड़ेगा दैट दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द कंपनी इज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर. हालांकि आप पब्लिक डिपॉजिट्स को डिपॉजिट्स कहते हैं. But anyways, so you'll have to mention this particular fact that company is not accepted any deposits during the year. Hello. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट करना पड़ेगा किस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए ऑर्डर पे. ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया है, ये किसके ऊपर दिया है? ऑडिटर के ऊपर. कृपा करके इसका मतलब समझें. दिस इज एन ऑर्डर ऑन द ऑडिटर बट नॉट ऑन द कंपनी. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर को कहा है कि भाई ये सारी चीजें चेक करके रिपोर्ट करो. इसका मतलब कुछ गलती है तो सिर्फ वो रिपोर्ट करेगा. इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को इसके लिए पीनलाइज किया जाएगा. दिस इज नॉट एन ऑर्डर ऑन द कंपनी टू फॉलो, इट इज एन ऑर्डर ऑन द ऑडिटर टू रिपोर्ट. यानी कारो कंपनी पे नहीं, ऑडिटर पे ऑर्डर है. कारों में कोई गड़बड़ निकली तो ऑडिटर सिर्फ उसको अपनी रिपोर्ट में लिख देगा और कुछ भी नहीं होना. कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी लगाई जाएगी ना. इट इज नॉट एन ऑर्डर ऑन द कंपनी, इट इज जस्ट एन ऑर्डर ऑन द ऑडिटर. तो ये ऑर्डर आया क्यों? तो देखो बेसिकली फंडा क्या है. नॉर्मली ऑडिटर ऑडिट करता है तो चीजें तो बहुत सारी चेक करता है, पर वो रिपोर्ट सिर्फ क्या चीजें करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रही. तो ऐसा मानना है कि यार ऑडिटर जब कई सारी चीजें चेक कर रहा है तो क्यों ना हम उससे कुछ ऐसी चीजें भी रिपोर्ट करा ले जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूनेस एंड फेयरनेस पे तो अफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए जरूरी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, उसका रीपेमेंट समय पर नहीं किया, पर बुक्स में उसने जितना आउटस्टैंडिंग है उतना बताया है, जितना ब्याज लगा है वो भी डिस्क्लोज किया. ऑडिटर ने चेक किया लोन का रीपेमेंट टाइम से नहीं हुआ है, उसने देखा ब्याज जो भी लगा है वो सारा बुक हुआ है या नहीं हुआ है, उसने देखा अकाउंटिंग परफेक्ट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे देगा. क्या करेगा? पर आप बताइए कि अलग से शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन देने से मतलब हो सकता है क्या कि आपकी कंपनी रेगुलरली ड्यूज का रीपेमेंट नहीं कर रही? बोलो. यस. हमने बैंक से लोन लिया, लोन लेते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसका एक पर्पस बताया, और एक्चुअल में जो लोन यूज हुआ है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस. हालांकि हमने जिस पर्पस के लिए लोन यूज किया है, हमने डिस्क्लोज बैलेंस शीट P&L में हमने सारे डिस्क्लोजर अकाउंटिंग सही करी है, बट लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उसके अलावा कहीं और यूज कर दिया.
टेक्निकली मेरी बैलेंस शीट पी एंड एल गलत नहीं है, बट यस मैंने जो किया है वो देखा जाए तो आई हैव ब्रीच्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली ऑडिटर को इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं हो, तो जब बैंक ऑडिट कराएगी तो वो चेक करवा लेगी। बट ऐसा मुद्दा अगर आपके सामने आया है तो मे बी आप चाहोगे कि यार अपन इस मैटर को शेयर होल्डर के सामने ले आए। यानी कारों में आप समझिए, सबसे पहली बात जो आपके 12 पॉइंट्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, necessarily primarily majorly these points are the ones which will not be affecting the trueness and fairness of the financial statements. These points are more relating to good bad internal controls, better practices, these are relating to them. कारों के सारे पॉइंट ट्रूनेस एंड फेयरनेस से ज्यादा किसकी बात करते हैं? गुड ऑपरेशंस, गुड कंट्रोल्स, एक सही तरीके से कंपनी चलाने की बात, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है रादर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत। यानी हमारे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर प्रॉपर है, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम से करते हो, आपके कंट्रोल्स वगैरह सही है या नहीं है। हाँ, अगर आपके फिक्स्ड एसेट गलत हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट अदरवाइज क्वालिफाई करोगे। बट यहाँ पे हमारे फिक्स्ड एसेट गलत होने के अलावा आपको चेक करना है इंटरनल कंट्रोल्स एसेट्स के ऊपर आपके कैसे। आपने लोन लिया, उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, आप अदरवाइज उसको रिपोर्ट कर दोगे, रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे, बट उसका रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो, कारों में आ जाएगा। कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज आपके आउटस्टैंडिंग है, आपको बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा। बट कारों में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी रेगुलरली अपने ड्यूज पे नहीं करती है, कई सारे ड्यूज तो 6 महीने से ज्यादा भी आउटस्टैंडिंग। यानी आपको शायद समझ में आएगा कि कारो सही मायने में देखा जाए तो की कारो ऑडिटर के स्कोप को बढ़ा रहा है क्या? वेरी ऑनेस्टली आई विल से इट इज नॉट एनहांसिंग द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, इट इज एनहांसिंग द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। इंस्टीट्यूट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि कारों में हम जो चीजें आपसे चेक करवा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आप अदरवाइज चेक नहीं करते, वो आप अदरवाइज भी चेक करते हो, बट वो मुद्दे आप रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स इफेक्ट नहीं है। हम आपकी एक तरह से चेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की बजाय क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम आपकी इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। यानी आप कृपा करके ध्यान रखें कि कारों के आप जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे, आप जरा भी ये मत सोचना कि कोई पॉइंट का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो आ ही नहीं रहा है, बैलेंस शीट पी एंड एल की ट्रूनेस फेयरनेस तो अफेक्ट हो ही नहीं रही है, तो मैं क्यों रिपोर्ट क्वालिफाई करूं ना। कारों के तो मेजर पॉइंट्स ही वैसे हैं जिससे आपकी ट्रूनेस एंड फेयरनेस पे शायद इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दे आर मोर रिलेटिंग टू गुड गवर्नेंस, गुड कंट्रोल्स, बेटर प्रैक्टिसेस रादर देन करेक्ट अकाउंटिंग, करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कारों में तो क्वालिफिकेशन जाएंगे ही इन मुद्दों पे, और इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करता है इस चीज को। इंस्टीट्यूट कैसे क्लैरिफाई करता है? द इंस्टीट्यूट हैज इशूड अ स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट अंडर कारो 2003। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट ऑन ऑडिट। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड या स्टेटमेंट? गाइडेंस नोट या स्टेटमेंट? फर्क क्या होता है भाई गाइडेंस नोट स्टेटमेंट स्टैंडर्ड में? गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी होते हैं, स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं। यानी हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये मैंडेटरी है। द इंस्टीट्यूट हैज इशूड अ स्टेटमेंट ऑन ऑडिट अंडर कारो 2003, और 2015 आने के बाद इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि 2003 का हमारा जो स्टेटमेंट है उसका जो रेलेवेंट पोर्शन है वो एज इट इज एप्लीकेबल होगा 2015 की कारों पे। यानी वो स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया जो जो पॉइंट्स उसके रेलेवेंट है वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। तो यानी वो स्टेटमेंट आज भी इफेक्टिव होगा। उस स्टेटमेंट में इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि एक ऑडिटर को जजमेंट लेना होगा कि कारों की अगर कोई पॉइंट क्वालिफाई हो रहा है तो उसे ये सोचना होगा कि उस क्वालिफिकेशन को वो कारों की रिपोर्ट में तो देगा, लेकिन उसे ये सोचना होगा कि क्या उस क्वालिफिकेशन के कारण उसे ट्रूनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्वालिफाई करना है या नहीं। नॉर्मली आपने देखा होगा कारों की रिपोर्ट, वील सी दैट कारों की रिपोर्ट नॉर्मली आप देखेंगे तो क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होती है या अनेक्षर में जाती है? यूजुअली कारों की रिपोर्ट जो जाती है दैट गोज एज एन अनेक्षर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी मेन रिपोर्ट और पीछे कारों की रिपोर्ट।
इंस्टीट्यूट कहता है कारो के पॉइंट में अगर आपने कहीं कोई क्वालिफिकेशन दिया है तो आपको सोचना है क्या वो क्वालिफिकेशन से आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हो ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या आप उसे क्वालिफाई करना चाहोगे या नहीं। जैसे फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन इनअप्रोप्रिएट है पर फिक्स एसेट बुक्स में सही है, तो कारो की रिपोर्ट क्वालिफाई होगी पर आपकी ओपिनियन में क्वालिफिकेशन नहीं आएगा। ओए हाँ, लेकिन फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स ही गलत है, फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स ही गलत है। ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड्स गलत होने के कारण क्या होगा। अगर रिकॉर्ड्स गलत है तो बताएं, और रिकॉर्ड्स गलत होने के कारण क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रूनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल गेट अफेक्टेड। बोलो, तो उस केस में आपकी कारों की भी रिपोर्ट क्वालिफाई होगी, प्लस जो आप अपना मेन ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट दोगे उसमें आप स्पेसिफिकली लिखोगे सब्जेक्ट टू आवर क्वालिफिकेशन अंडर पॉइंट नंबर 2 ऑफ आवर रिपोर्ट अंडर कारो वी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे ही आपने लिखा सब्जेक्ट टू आवर रिपोर्ट अंडर कारो, इसका मतलब आपने जो अपना ओपिनियन है उसे भी क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में क्वालिफाई कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू कारो। ये आया क्या सबको समझ में। तो एक चीज अच्छे से समझ लेना, कारो में ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगा तो ही क्वालिफिकेशन आएगा, अदरवाइज भी आएगा। और दूसरी बात, कारो के क्वालिफिकेशन से हो सकता है ओपिनियन अफेक्ट हो सकता है ना हो, वो आपका जजमेंट है, आपको क्या करना है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कारो को पढ़ रहे हैं और कारो की एप्लीकेबिलिटी और उसके 12 सवाल, ये सारे सवाल पे जवाब देना अनिवार्य है। फिर सही वो ओपिनियन आपका सही हो या फिर आपका ओपिनियन गलत या फिर नॉट एप्लीकेबल। बताओ भाई, ये समझ में आ गया आपको एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली कारो इज। ठीक है, चलिए, तो व्हेन वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन कारो, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी व्हिच हैज बीन पुट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जस्ट टू कंप्लीट दिस डिस्कशन, ऑडिटर के ऊपर एज सच आज की तारीख में रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी या चेकिंग रिस्पांसिबिलिटी डाली है, तो ओपिनियन देने के अलावा जो उसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी है 6 मुद्दों पे चेक करके उसे ओपिनियन देना है। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, वो सारी चीजें उस पे ओपिनियन देना है, कारों पे ओपिनियन देना है, प्लस आजकल प्रोविजन और आ गया आपका फ्रॉड रिपोर्टिंग जो अपन ने अदरवाइज डिस्कस किया था। You have to report if you know any particular frauds, you'll have to report those set of frauds. तो ये बेसिकली ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अपना पूरा डिस्कशन किसके ऊपर है, The order issued by central government under subsection 11 of section 143 which is applicable to auditor of all companies। ठीक है, अभी कारो के डिस्कशन में हाउ विल वी डिवाइड आवर डिस्कशन, क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। तो पहले अपन कारो में क्या करेंगे, वील फर्स्ट सी सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट अंडर कारो। ये जैसी अभी कुछ बातें कर रहे थे अपन, उसके बाद में देन वील टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो who has to comply with कारो रिक्वायरमेंट, एंड देन वील टॉक अबाउट द कारो ऑर्डर, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। तो इसके कंटेंट्स का डिस्कशन करेंगे बेसिकली, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस 12 क्वेश्चंस। 3 पार्ट में अपना डिस्कशन डिवाइड होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट अंडर कारो की बात करें तो सबसे पहली बात बताओ किसके ऊपर है ये ऑर्डर। इट्स एन ऑर्डर ऑन ऑडिटर। इससे ऑडिटर की क्या एक्सटेंड हो रही है, इट एक्सटेंड्स द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कारो के क्वालिफिकेशन नेसेसरीली आपके ऑडिट ओपिनियन को अफेक्ट करेंगे क्या। तो दिस may or may not affect true and fair view। एक मुद्दा और बताओ, कारों की जो चेकिंग आपने करना है वो कैसी करना है, 100% या टेस्ट चेक। 100% चेकिंग करना होगी कारों की जो 12 पॉइंट्स है उस पर, या टेस्ट चेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट दिया गया है कि क्या कंपनी फिक्स एसेट्स रेगुलर इंटरवल पर वेरीफाई करती है। तो आपको क्या सारे फिक्स एसेट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं, रेगुलर इंटरवल पे ये चेक करना है या टेस्ट बेसिस पे चेक।
या कंपनी ने कहा स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट रेगुलरली हो रहा है या नहीं, कि आपको ए टू जेड सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज साल भर जितने भी पेबल होते हैं सब पे चेक करना है, रेगुलरिटी या सैंपल बेसिस। दैट मीन्स यू नीड टू डू 100% चेक और टेस्ट चेक, एंड अकॉर्डिंगली विल यू गिव अ रिपोर्ट, ओपिनियन और अ सर्टिफिकेट। ऑडिटर ओपिनियन देगा कारों पे, रिपोर्ट देगा या सर्टिफिकेट देगा? An auditor is only required to give an opinion on Karo and not on a, in fact, not a certificate. And that means auditor will do only a test check. However, his sample size will be larger than normal. Karo is not a certificate. It does not involve a 100% check. This is also based on test check. लेकिन क्योंकि कारो स्पेसिफिकली आपको बोला है चेक करके रिपोर्ट करने का, इसलिए आपकी सैंपल साइज जो नॉर्मल एरिया में आपकी होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए। बाकी ये है तो एक ओपिनियन ही है, एक रिपोर्ट ही है, इसका मतलब आप इसमें 100% चेक नहीं करने वाले। कारो में जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है? इज द रिपोर्टिंग टू बी डन फॉर द ईयर और इट इज टू बी सीन एज ऑन द बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट? कारो की चेकिंग फॉर द ईयर होनी है या बैलेंस शीट डेट पे होना है? I'll give you an example. सपोज एक पॉइंट है कारो में, आपने सुना होगा कंपनी के क्या प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंट्रोल्स खराब थे बट बाद में रेक्टिफाई करके सारे कंट्रोल सही कर दिए कंपनी ने, ईयर एंड पे सारे कंट्रोल्स सेट है। क्या ऑडिटर ऐसा लिखेगा कि कंट्रोल्स खराब थे और अब सही हो गए, या बस लिख दे अब कंट्रोल सही है? कारो की सारी चेकिंग इज फॉर द ईयर। इसका मतलब इफ थिंग्स हैव बीन रेक्टिफाइड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल स्टिल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। यानी आप दोनों बताओगे कि कंपनी के कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी थी, हाउएवर ईयर एंड पर डेफिशिएंसी इसको रिमूव कर दिया गया। दैट मींस कारो चेकिंग इज नॉट एक्चुअली डन एज ऑन द क्लोजिंग डेट, इट हैज टू बी डन फॉर द ईयर। तो कारो चेक करोगे तो उसकी एप्लीकेबिलिटी आप पूरे साल के लिए चेक करोगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जितनी भी चीजें हम कारो में पढ़ रहे हैं ए टू जेड सारी चीजें किस में दी गई है? इट इज गिवन अंडर द स्टेटमेंट ऑन ऑडिट अंडर कारो इश्यूड बाय अपने दुश्मन ICAI। ठीक है, बाकी आप चाहें तो जनरली लिख सकते हैं कारो इज अ कंपल्सरी रिपोर्टिंग मैटर। इसका मतलब आपको हर सवाल पे क्या देना है? जवाब देना पड़ेगा। एंड कारो रिपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कारो की रिपोर्ट भी हमारी ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट मानी जाएगी। नॉर्मली इसको एज एन अनेक्शर अलग से दे दिया जाता है। It's a compulsory reporting matter. You have to report each and every point, and it is a part of the auditor's report, normally given as an annexure to the main report. हो गई? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आपने कारो किस तरह से अपने को चेक करना है, या ऑडिटर की जिम्मेदारी किस तरह की होगी कारो पे, या आप रियल लाइफ में कारो की ऑडिटिंग करने जाओगे तो आपके मन में क्या चलना चाहिए। अब ये सब करने के बाद अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, विच इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। कारो ऑब्वियसली अपने काम की चीज तो अपन ने डिस्कस की नहीं। कारो एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में यूजुअली आती है। प्लस आप देखेंगे पिछले अटेम्प्ट में कारो एज सच क्या थी आपके सिलेबस कोर्स में नहीं थी। सो May 15 कारो इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट November 15 ऑनवर्ड्स अगेन इट हैज बीन री इंट्रोड्यूस कारो 2015। अब इसी बात है, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज देयर आर अमेंडमेंट्स इन इट। और यूजुअली भी आप देखोगे तो आपको कारो के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते। एप्लीकेबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज जो आपके पॉइंट्स है उसके भी क्वेश्चन आते हैं।
और कई बार आपके क्वेश्चन के आंसर्स में वन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट कैन बी कारो। तो उस सेंस में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कारो ऑब्वियसली हैज अ डिसेंट गुड अमाउंट ऑफ वेटेज। 4 से 8 मार्क का आपका कारो का ही वेटेज एग्जाम में यूजुअली मिलेगा। नॉर्मली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड आएगा या फिर उसके जो 12 सवाल हैं या जो भी पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड आएगा। ये जो अपन ने पढ़ा है दीज आर मोर ऑफ प्रिंसिपल जो अपने को आगे कारो पढ़ने में मदद करें। अब अपन सीधे आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। बताओ कारो लगती किस पर है? ऑल कंपनीज और ऑल एक्सेप्ट अ फ्यू? ऑल एक्सेप्ट अ फ्यू। थोड़े तो एक्सेप्शंस होना ही चाहिए, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट सवाल क्या पूछेगा। तो कारो ऑब्वियसली इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज। यानी अब अपने को पढ़ना ये है कि किस पर कारो नहीं लगेगा। ऑल कंपनीज का मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनी पे भी लगेगा? हाँ, फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई हो, बहुत बढ़िया। तो वो कंपनी नहीं है तो उस पर नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। चलो निशाना गलत पड़ गया। खैर, तो सबसे पहले हमने कारो की एप्लीकेबिलिटी अगर समझना है तो वील हैव टू नोट डाउन सर्टेन थिंग। अनलेस एंड अनटिल अगर आप बुकलेट लाए हैं कंपनी ऑडिट की, अभी नोट्स मिल गए आपको। अच्छा, अलग अलग तरह के जवाब। एक, आपने बोला ही नहीं सर लाना था, ठीक है। दूसरा, मिली नहीं, हम तक आई नहीं है। चलिए, एनीवेज, तो जो लोग बुकलेट लाए हैं वो लोग चाहें तो पेज नंबर 86 पर आ सकते हैं। देयर आर प्रोविजंस गिवन देयर। और अभी मैंने नोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए पिछले प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स को, जो नहीं लिए आप लोगों ने। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दिए नहीं आप? चलिए, ठीक है, आप ऐसे ही देख लो। फालतू नोट्स होंगे तो फिर वो भी पढ़ना पड़ेगा। कारो 2015 में एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो हाउ डज एप्लीकेबिलिटी इज एक्चुअली डिफाइंड। तो पूरी एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन किया गया ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर में डिफाइन किया गया। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इश्यू ऑर्डर ऑन द ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद NFRA। वो सुना होगा आपने, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो अभी बनी नहीं है। तो CG NFRA के साथ बातचीत करके एक ऑर्डर इश्यू कर सकती है ऑडिटर के ऊपर, और वो ऑर्डर फिर ऑडिटर का एक ऑर्डर होगा जिसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। ऐसा सबसेक्शन 11 में दिया गया। और CG ने अभी NFRA बनी नहीं है तो ऑन इट्स ओन क्या किया, एक ऑर्डर इश्यू कर दिया। ये जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, ये ऑर्डर ही बताता है कि ऑर्डर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो व्हाट इट सेज इज कारो इज एप्लीकेबल ऑन, इट सेज कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट एक्सक्लूडिंग। किनके ऊपर कारो नहीं लगता है? बताएं, एनी आइडिया? It is not applicable on banking companies, insurance companies, Section 8 companies जो आपकी हो गई not for profit companies, one person company and small company। ये आपका इंट्रोडक्शन है। अभी पुराने एक्ट में ये नहीं होता था, नया एक्ट का फंड है। और स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये 5 एग्जाम्पशंस हो गए। इनके ऊपर कारो का ऑर्डर नहीं लगेगा। पर किस पे लगेगा? फॉरेन कंपनीज पे। पहली बात, फॉरेन कंपनी का क्या ऑडिट होता है क्या? उससे भी पहली बात, फॉरेन कंपनी क्या होती है? कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो हमें क्या लेना देना उससे? हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर थ्रू एन एस्टेब्लिशमेंट और थ्रू एनी ऑनलाइन प्रेजेंस। किसी भी तरह से अगर आपका भारत में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है
तो आपको माना जाएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड बाहर हो और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, यू विल बी सेड यू आर अ फॉरेन कंपनी। अभी फॉरेन कंपनी के केस में देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ व्हिच बेसिकली रिक्वायर दैट अ फॉरेन कंपनी आल्सो हैज टू गेट इट्स इंडियन ऑपरेशन अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द कंपनी ऑडिटर। यानी फॉरेन कंपनी को उसके जो इंडियन ऑपरेशन है उसके अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसका ऑडिट भी कराना होगा फ्रॉम द कंपनी ऑडिटर। दिस विल बी जस्ट लाइक एनी अदर कंपनीज ऑडिट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन ऑपरेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ पे लोकल प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडीज हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप इन द एजीएम। क्योंकि इन लोगों की एजीएम, इन कंपनीज की एजीएम यहाँ नहीं होगी, देयर एजीएम विल हैपन इन द कंट्री वेयर दे आर रजिस्टर्ड। तो इनको अकाउंट्स बनाना है इंडियन ऑपरेशन के, ऑडिट कराना है, आरओसी के पास फाइलिंग कराना है। बस एक फर्क है कि एजीएम में रखने की बजाय इनको यहाँ पे जो भी इनके प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं जो इंडियन ऑपरेशंस को देखते हैं, बस उनके सामने अप्रूव करा के उनसे साइन कराना। एक्सेप्ट दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ अकाउंट्स एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन देम एज वेल। इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेन कंपनीज को भी ऑडिट कराना होगा और उसके ऑडिटर को भी कारों की रिपोर्ट देना होगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं इंक्लूजन्स में, तो इंक्लूजन्स में क्या क्या कवर हो जाएगा? फॉरेन कंपनीज विल बी कवर्ड। गवर्नमेंट कंपनी कवर होगी क्या? बोलो। तो जब ऑल कंपनीज बोला है तो गवर्नमेंट कंपनी भी कवर होगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज के जो प्रोविजंस दिए गए हैं ऑडिट के, दे आर गिवन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5, 6, 7, और वहां पे ये दिया गया है कि उसकी पावर और ड्यूटी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की वही होगी जो एक नॉर्मल ऑडिटर की होती है, एक्सेप्ट C&AG उसको और एडिशनल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। यानी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को वो सब तो करना ही है जो एक नॉर्मल कंपनी का ऑडिटर करता है, उसके ओवर एंड अबव उसको C&AG इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। यानी कारो विल बी एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी एज वेल। मैं कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनी की ब्रांच का ऑडिट कर रहा हूं। 143 सबसेक्शन 8, I am conducting audit of a branch of a company. Am I required to report on कारो? क्या ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो प्रिंसिपल ऑडिटर को देता है उसमें क्या उसको कारो की रिपोर्टिंग करना पड़ेगी? बोलिए। ऑब्वियसली करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर चेक कैसे करेगा? ब्रांच ऑडिट किसी और को दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑडिटर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ब्रांच से रिलेटेड थी वो सब अब किसी दूसरे सीए को दे दी। तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो सारी चीजें करना पड़ेगी जो प्रिंसिपल ऑडिटर को अदरवाइज करना पड़ती। यानी पावर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ ब्रांच ऑडिटर ऑल्सो जस्ट लाइक दैट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर यानी मेन ऑडिटर, एक्सेप्ट कि वो अपना एरिया सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेगा? ब्रांच। तो हो सकता है कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हों तो कंपनी ऑडिटर उस पर अपनी कारों में रिपोर्ट करे, पर हो सकता है ब्रांच डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गए, ब्रांच ऑडिटर लिख सकता है कि ये पॉइंट हम पर एप्लीकेबल नहीं। बट क्या ब्रांच ऑडिटर को भी ये रिपोर्ट देना पड़ेगी? यस। क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कारों की रिपोर्ट देना है? I am an auditor of a financial institution. Am I required to report under कारो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं? NBFC, चिट फंड्स, निधि, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज। सुना होगा ये पुरानी कारों में ये सब नाम आए होंगे, निधि तो याद होगा आपको। खैर ऐसी कंपनीज का हम ऑडिट कर रहे हैं। आप बताइए क्या यहाँ पे हमें कारों की रिपोर्ट देना है? बोलो। ध्यान रखना बैंक्स को एग्जम्पशन दिया गया है, इसका मतलब हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एग्जम्पशन नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, निधि कंपनीज, चिट फंड्स, ये सब अगर कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, सबके ऊपर क्या होगा? कारों का ऑर्डर लगेगा। क्या मैन्युफैक्चरिंग को कारो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कारों की रिपोर्ट देना है? यस। क्या सर्विस सेक्टर को कारों की रिपोर्ट देना है? यस। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, क्या है, तो रिपोर्ट तो हर ऑडिटर पे लगेगी, हर ऑडिटर को देना ही देना है। एग्जाम्पशन में किसको एग्जाम किया गया है? तो सबसे पहले बैंकिंग कंपनी।
आई डोंट थिंक बैंकिंग कंपनी को समझने समझाने की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी की सिंपल डेफिनेशन होती है द वन हु हैव गॉट अ लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ बैंक और एन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना, इनको लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक्स को, और देयर इज एन इंश्योरेंस एक्ट विच लाइसेंसेस द इंश्योरेंस कंपनी। आईआरडीए उसे रेगुलेट करता है जैसे आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, पर इनको लाइसेंस इंश्योरेंस एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लेना होता है। तो अगर आपको लाइसेंस मिला है और आप एज लाइसेंस लेके बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर कारों की रिपोर्ट नहीं लगेगी। आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेपरेट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। बैंक ऑडिट आपने किए होंगे तो आपने एलएफएआर देखी होगी, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट। कारों के जिस तरह के पॉइंट्स होते हैं वो बैंक में जो रेलिवेंट होते हैं वो सब एलएफएआर में दिए रहते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट आप ऑडिट में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर भी क्या होती है, ऑडिटर की सेपरेट सेट ऑफ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इंश्योरेंस कंपनी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट, कुछ चीजों को मैनेजमेंट सर्टिफाई करता है और ऑडिटर उसको एक कमेंट करता है कि वो सही है या, दैट इज वाई इन दोनों पे कारों की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक एनबीएफसी ड्यूरिंग द ईयर बैंक में कन्वर्ट हो गई, हो सकता है क्या? वी वर एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बट ड्यूरिंग द ईयर हमको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, तो वी कन्वर्टेड आवरसेल्व्स इनटू अ बैंक। अब आप बताइए इस केस में क्या मेरे पर कारो लगेगा? बताएं कैसे लगेगा? फॉर द ईयर की चेक करना है, तो आप कब तक की चेकिंग करना है? जब तक यानी आप बताइए आपकी ऑडिट रिपोर्ट 2 बनेगी या 1 बनेगी? तो 6 महीने बाद कन्वर्ट हुई है, कंपनी चेंज हुई है, कंपनी का स्टेटस लीगल स्टेटस वही है, लीगल स्टेटस वही है, बस लाइसेंस मिल गया 6 महीने बाद। तो आप 2 रिपोर्ट दोगे क्या, 6 महीने तक की एनबीएफसी वाली और बाकी 6 महीने की बैंक वाली? लाइसेंस चेंज होगा तो कारों की रिपोर्ट देना पड़ेगी किसको? कारों की रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है क्या? ये तो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, यानी जाएगी किसको? शेयर होल्डर को। ध्यान रखना, कारों की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, तो शेयर होल्डर के पास जाएगी और आरओसी में फाइल हो जाएगी, गवर्नमेंट की इच्छा है वहां से देख ले। तो अपन क्या 6-6 महीने का अलग अलग ऑडिट करेंगे, एनबीएफसी वाला अलग ने बैंक वाला अलग? बोलो। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर आपका स्टेटस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ दीज, then in that particular case कारो will not be applicable on us। यानी कारों की चेकिंग फॉर द ईयर होती है, ये बिल्कुल सही है, बट जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी हमको कब चेक करना पड़ेगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। साल खत्म होने पे हमको चेक करना है कि इस साल कारों की रिपोर्ट की जरूरत है या नहीं। एन एंटिटी विच हैज गॉट इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू रिपोर्ट अंडर कारो। हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है आरबीआई की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि आप जब तक एनबीएफसी थे तब तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसका अलग से ऑडिट करवाओ, उसकी रिपोर्ट अलग से जमा करवाओ। तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप वहां तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट करके रिपोर्ट दोगे। बट यस, जनरली आपको एप्लीकेबिलिटी जो चेक करना है वो थ्रू आउट द ईयर चेक नहीं करना है, इट हैज टू बी चेक्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कारो लगेगा या नहीं लगेगा ये कब डिसाइड करेंगे अपन? साल के अंत में। लेकिन अगर लग गया तो चेकिंग कब होगी? वो तो फिर साल भर की। अरे हेलो, हो गई। देन वी हैव सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है? वो भी सिंपल है, कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 विच आर नथिंग बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये बेसिकली वो कंपनी है जिनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है दैट ये कंपनी इस डिविडेंड नाम की कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो दे हैव प्रोहिबिशन टू रिस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। और इनके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं उसमें चैरिटेबल एक्टिविटीज होना चाहिए इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ऐसी कंपनीज पे कारो नहीं लगेगा। क्यों भाई, इन पे क्यों नहीं लगेगा? कारो के जितने भी पॉइंट है वो बेसिकली बिजनेस को दिमाग में रख के बनाए गए। कारों के सारे पॉइंट जो बनाए गए हैं वो किसको दिमाग में रख के बनाए गए हैं? एक बिजनेस एंटिटी जो बेसिकली कमर्शियली रन होती है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है।
जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, उसके लिए कारों के बहुत सारे पॉइंट्स इररिलेवेंट से हो जाएंगे। दैट इज वाई फिर हमने इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी और स्मॉलर कंपनी जिसमें हमको जरूरत नहीं है ऑडिटर मेहनत करा के एक्स्ट्रा रिपोर्ट कराने की, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड कर रखा है। स्मॉल कंपनी, इसका मतलब क्या होता है, एक रेंज दी गई है कि अगर आपका टर्नओवर 2 से 20 करोड़, पेड अप कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में एक स्पेसिफाइड लिमिट में फॉल करेगा तो आपको स्मॉल कंपनी माना जाएगा। हालांकि उसकी एग्जैक्ट लिमिट अभी तक नोटिफाइड नहीं। तो जिस दिन स्मॉल कंपनी की लिमिट नोटिफाई हो जाएगी तब ये पॉइंट हम डिस्कस कर पाएंगे। बट यस, अभी अपन बोल सकते हैं 1% या स्मॉल कंपनी अगर आप हैं तो उस केस में आपको कारों की रिपोर्ट ऑडिटर को देने की जरूरत नहीं। हमारे लिए जो मेन पॉइंट पढ़ने वाला है दैट इज द लास्ट पॉइंट विच इज स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने कारों की ऑडिट नहीं कराना है? अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस में पढ़ रहे हैं, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन्स? एक्सक्लूजन्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या 3 चीजें, क्या क्या? पहली लिमिट है आपकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, कितने? दूसरी लिमिट है बोरोइंग्स, बट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी लिमिट सेम है जो पहले थी। और टर्नओवर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 50 लाख या उससे ज्यादा, सॉरी 50 लाख या उससे कम है, और मतलब एंड ओके, उसके बोरोइंग्स 25 लाख या उससे कम है, और मतलब एंड उसका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, कभी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये लिमिट आपको चेक कब करना है, साल के अंत में या थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर। जिस साल में आपको चेक करना है कारो लगेगा या नहीं लगेगा, ये उस साल की लिमिट से जो आपको चेक करना है। उस साल में आप देखो अगर आपने 3 में से कोई भी लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या होगा, कारो लग जाएगा। यानी कारो नहीं लगने के लिए आपको क्या लिमिट्स फॉलो करना पड़ेंगे, तीनों। यानी these are 3 and condition, you justify, satisfy these condition, you will get exemption. You do not fall under any one of these conditions, you will lose the exemption. इसका मतलब बहुत सिंपल है, मेरा पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 60 लाख है पर बोरोइंग मेरी 10 लाख है और टर्नओवर 4 करोड़ है, क्या मेरे पर कारों की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? यस, एज सिंपल एज दैट। बोलो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को इस पूरे डिस्कशन में कितनी चीजें डिस्कस करना है, कितनी लिमिट्स पढ़ना पड़ेंगी? 3। इनफैक्ट अब हमने डिस्कशन में पढ़ेंगे 5 चीजें, 1 2 3 4 5। सबसे पहले ये जो हम एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
तो ये जो भी हम एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप चाहें लिखना तो लिखें, सारी बातें दी गई हुई है नोट्स में, ऑलरेडी कोई आपके लिए मेहनत कर चुका है, यू नीड नॉट राइट। खैर ओके ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इसका मतलब समझे आप। सपोज मैं कहता हूं कि आई एम अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ 20 लाख, बोरोइंग ऑफ 20 लाख, टर्नओवर ऑफ 20 लाख, बट आई एम अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आप बताइए क्या मेरे पर कारों की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? इसका मतलब ये एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप ये टेस्ट करना कि आपकी कंपनी वाकई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नहीं है। यानी अगर आपकी कंपनी प्राइवेट दिख रही है लेकिन वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, होता है ना, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, तो उस केस में फिर आपकी ये एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं है। मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं और मेरी एक सब्सिडरी है जो पब्लिक कंपनी। आई एम अ प्राइवेट कंपनी बट आई हैव अ सब्सिडरी विच इज अ पब्लिक कंपनी। विल आई बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी और आई विल स्टिल रिमेन अ प्राइवेट कंपनी? स्टिल प्राइवेट। यानी आपकी सब्सिडरी पब्लिक प्राइवेट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी होल्डिंग पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो आपकी होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक है तो आप डीम्ड पब्लिक हो जाओगे, पर आपकी सब्सिडरी कुछ भी हो उससे आपके स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मतलब क्या है, देखो सिंपल लॉजिक है, आप में पैसा किसने लगाया आप ये चेक करो ना कि आप कहां पैसा लगा रहे हो। अगर आप में पैसा पब्लिक कंपनी का लगा हुआ है यानी कि वो कंपनी पब्लिक ने पैसा लगाया वहां पर, यानी इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा आपके ऊपर लगाया तो आप भी क्या हो गए, पब्लिक का। पर मैं प्राइवेट कंपनी ओन करता हूं, मेरी कंपनी, और मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊं जिसमें पब्लिक का भी पैसा है, तो उससे मेरी कंपनी पब्लिक थोड़ी ना हो जाएगी, मेरी कंपनी तो प्राइवेट ही रहेगी, क्योंकि उस कंपनी में मेरा पैसा है। मेरी इच्छा मैं पब्लिक कंपनीज में पैसा लगाऊं या कहीं भी पैसा लगाऊं, मैंने जनता से पैसा नहीं लिया है, मैंने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जहां जनता का पैसा है। यानी मेरी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी है तो मेरी कंपनी प्राइवेट है तो वो प्राइवेट ही रहेगी, लेकिन मेरी होल्डिंग पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास पैसा एक पब्लिक कंपनी से आया, यानी जनता का पैसा इनडायरेक्टली आया, यानी मेरी कंपनी भी क्या हो जाएगी, पब्लिक। आई भाई बात समझ में? आई एम अ प्राइवेट कंपनी बट आई एम रजिस्टर्ड विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या होता है समझते हैं क्या? आपको पता है क्या, कंपनीज कैन बी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एज वेल एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ना। नॉर्मली आप जितनी भी कंपनीज देखोगे सब लिमिटेड लाइबिलिटी से रजिस्टर होगी, लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा ऑप्शन होता है, आप चाहो तो यू कैन रजिस्टर अ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑल्सो। कोई करना चाहेगा क्या ऐसा? बोलो। कई बार टेंडर की कंडीशंस होती है, अगर आपको यूएस गवर्नमेंट के कोई टेंडर लेना है तो उन टेंडर की एक कंडीशंस होती है कि योर कंपनी टू गेट द टेंडर शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट्स and make your director and shareholders personally responsible for any breach of contract। नहीं आ रहा है? जेनपैक्ट नाम की कभी कंपनी सुनी हो आपने? That's a company which is registered in India as an unlimited liability company। आउटसोर्सिंग का काम करती है और वो ऐसे रजिस्टर्ड है, क्यों? क्योंकि वो जब टेंडर में पुटअप करती है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो सामने वाले को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये पर्सनली लाइबिलिटी लेने को तैयार है। तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है विच इज रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी इट इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन हमारा टर्नओवर, बोरोइंग्स और पेड अप कैपिटल सब 10-10, 15-15 लाख है। आप बताइए क्या मेरे पर कारों की एप्लीकेबिलिटी आई? यस। दूसरी चीज ध्यान रखना आप, इट इज ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैव एन एग्जम्पशन अंडर कारो एंड इट इज नॉट प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हो सकती है और अनलिमिटेड, ये एग्जम्पशन सिर्फ किसको दिया गया है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। यानी अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है देन इन दैट केस दिस एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल। बहुत पहले ऑलमोस्ट सम 10-12 years ago there was a question also asked in the exams on this। कारो 2003 के रेफरेंस में, उस समय माओ कारो हुआ करता था, हालांकि कारो का जो ओरिजिनल फॉर्म था दैट वाज माओ कारो, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर,
वो फिर 2003 में कारो बना और अब 2015 में कारो 2015 बनी। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन सिर्फ किसको दिया गया है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड का मतलब क्या है? इट शुड बी अ कंपनी विच इज लिमिटेड liability company. Unlimited liability company will not have any exemption. They will have to comply with what? उसके ऑडिटर को तो कारों की रिपोर्ट चेक करना ही है, देना ही होगी। बोलो भाई, हेलो। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने होना चाहिए? 50 लाख या उससे कम। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 50 लाख या उससे कम। अभी 2 टाइम पहले ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। मैंने इसे पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो बातें अब अपने को क्या समझना है? सबसे पहले अपन समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय पेड अप कैपिटल। फिर अपन समझ लेंगे व्हाट डू वी मीन बाय रिजर्व्स। पर उससे पहले अपन एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग ले। मैं कहता हूं कि मेरा पेड अप कैपिटल और मेरे रिजर्व्स 40 लाख 20 लाख। कारो लगेगी क्या? दोनों में से कोई भी 50 से ज्यादा नहीं है, पर दोनों का जोड़ 50 से ज्यादा है। कारो लगेगा क्या? सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 40-10। कारो लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एग्जैक्ट 50 है ना। इट हैज टू बी मोर देन 50 फॉर कारो टू बिकम एप्लीकेबल। अप टू 50 लाख देयर इज नो प्रॉब्लम। आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों कंडीशन में हम कवर नहीं हो रहे। अभी अपन सिर्फ टर्न सॉरी पेड अप कैपिटल के बेसिस पे देख। पेड अप कैपिटल मेरी 60 है और मेरा पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस है 20 का। रिजर्व में और कुछ नहीं है, नेगेटिव बैलेंस पीएनएल का 20 का है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कारो लगेगी? हाँ भाई बताओ, कितने बोलते लगेगी? कितने बोलते नहीं लगेगी? नहीं लगने वालों पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने? जो बोल रहे हैं नहीं लगेंगे उनके हिसाब से पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने? 40। जो बोल रहे हैं लगेगी उसके हिसाब से पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 60। बताएं भाई 60 क्यों बोल रहे हैं आप? पेड अप कैपिटल अगर क्रॉस हो गई तो रिजर्व्स की तरफ झांकने की जरूरत ही नहीं। ये जितों ने भी बोला कि इस पर्टिकुलर केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होगी यानी नेट 40 होगा, हो सकता है आप लोग पीसीएम बैकग्राउंड से हो। तो देखिए पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ये ऐसा नहीं है 40 प्लस -20। ना ना 60 है ना, सॉरी। 60 प्लस -20 ब्रैकेट ओपन, 60 -20 40 50 37। आपको समझना पड़ेगा व्हेन आई से पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, इसका मतलब दोनों मिला के अगर 50 क्रॉस करेंगे तो कारो एप्लीकेबल होगी। यानी अगर इनमें से कोई एक इंडिविजुअली 50 क्रॉस कर देगा तो कारो तो वहीं एप्लीकेबल हो जाएगी, दूसरी की तरफ झांकने की जरूरत भी नहीं। यानी ये कोई इक्वेशन नहीं है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स की। इट इज अ लिमिट। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स मिला के भी 50 क्रॉस कर दे तो कारो एप्लीकेबल। यानी कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स में सिर्फ पेड अप कैपिटल ही आपकी 50 क्रॉस कर देगी तो आप तो वहीं कारो में एप्लीकेबल हो जाओगे, आगे देखने की जरूरत ही। रिजर्व्स हमारे दो हैं जनरल रिजर्व 30, पीएनएल -25। एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 40 प्लस 5 45 नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या आ गया? 60। यहाँ आ गई 50। यहाँ पे 60 काउंट हो गई और यहाँ पे क्या है? 45।
से आई हैव अ कैपिटल रिजर्व ऑफ 30 और पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस 25। कैपिटल रिजर्व 30 का है और पी एंड एल -25। कारो लगेगा नहीं लगेगा? बताएं। कारो एप्लीकेबल। यहाँ एक छोटा सा झगड़ा है। There's a small झगड़ा इन दिस। झगड़ा है, समझिए। क्या होता था? कारो 2003 मतलब ओल्ड शेड्यूल। कारो 2003 मतलब ओल्ड शेड्यूल 6 का जमाना, पुराना शेड्यूल 6, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। उसमें आपको ध्यान होगा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस जो होता था वो असेट साइड में आता था आखिरी में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के बाद। बताएं। फिर आया रिवाइज शेड्यूल 6 और उसने बोल दिया पी एंड एल का डेबिट बैलेंस असेट साइड में नहीं दिखेगा, जबकि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेगा और उससे रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएंगे। ठीक है भाई? यानी जो चीज पहले आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखती थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम नहीं करती थी, अब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखेगी और रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम करेगी। यानी टेक्निकली आज की तारीख में अगर आप बैलेंस शीट देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5 में, तो आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखा हुआ मिलेगा? 40, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने कितना लिखा हुआ मिलेगा? 5। हाँ, जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट पे जाओगे तो नोट में आपको दोनों चीज मिलेगी, कैपिटल रिजर्व 30 और पी एंड एल का बैलेंस -25। पर नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखेंगे आपको कितने? 5 के। बोलो। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट अंडर कारो 2003, वो स्टेटमेंट तब से लेके आज तक वैसे का वैसा ही है। और उस स्टेटमेंट में इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि पुराना शेड्यूल 6 लगता था उस जमाने में, स्पेसिफिकली लाइन लिख दी कि डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी रिजर्व्स एक्सेप्ट रेवेन्यू रिजर्व्स। यानी हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल रेवेन्यू रिजर्व्स हैं तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी किसी रिजर्व से सेट ऑफ नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंगली द एप्लीकेबिलिटी विल बी चेक्ड। तो प्रैक्टिकली आज आपकी बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको 40+5 ही दिखेंगे, पर कारो की एप्लीकेबिलिटी एज पर द स्टेटमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूट यहां पर अलग तरह से चेक करेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व से सेट ऑफ हो। यानी इस एग्जाम्पल में जनरल रिजर्व एक रेवेन्यू रिजर्व यानी फ्री रिजर्व है, तो ये इससे सेट ऑफ होगा और उसके बाद अपन एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। लेकिन ये इससे सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व से पी एंड एल का डेबिट बैलेंस सेट ऑफ नहीं होगा। हेंस जब आप लिमिट चेक करोगे तो आप पी एंड एल के डेबिट बैलेंस को इग्नोर करके चेक करोगे, और वो इग्नोर करोगे तो आपके पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? 70। जबकि आप आइडियली देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में ये 40+30 नहीं दिखेगा, 40+5 ही दिखेगा। पुराने फॉर्मेट में होता था 40, 30 और 25 डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिखता, बट अब ऐसा नहीं है। लेकिन एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए तो अब आपको माइनस नहीं करना है, तो आपको 40+30 70 70 बोल के क्या करना पड़ेगा? कारों को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। यानी अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो आप उसे किससे सेट ऑफ करके चेक करोगे? बोले you'll have to set it off through revenue reserves. Only if there are capital reserves you'll simply ignore them. अगर मैं if I take another example, paid up capital I say 40, reserve में I have revaluation reserve, general reserve,
एंड पी एंड एल। ये 10 का है, ये 15 का है और ये -20। बताएं क्या कारो लगेगी? यस और नो? ये -20 इससे तो सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। ये -5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, पर इससे सेट ऑफ नहीं होगा, ये 10 रहेगा। 40 + 10 कितना हो गया? 50। क्या कारो लगी या नहीं लगी? नहीं लगी। हाँ, पर अगर जनरल रिजर्व 25 होते और पी एंड एल -20 होता तो कोई सवाल ही नहीं था पूछने का। बोलो, -20 25 सेट ऑफ होएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 और 10 कितना? 15। 15 + 40 कितना? 55। इसका मतलब एक बात और, रिजर्व्स में आप कौन से रिजर्व्स काउंट करोगे? फ्री रिजर्व्स या ऑल रिजर्व्स? ऑल रिजर्व। मैंने ऐसा नहीं लिखा है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हमने लिखा है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। यानी रिजर्व में तो सारे रिजर्व्स आएंगे, वेदर दे आर फ्री रिजर्व्स और दे आर कैपिटल रिजर्व्स, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व। यार बताओ, आया समझ में? आया क्या? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं पहले पेड अप कैपिटल के बारे में। ये तो अपन ने देखा लिमिट कैसे चेक करेंगे। अब दोनों पढ़ते हैं, पेड अप कैपिटल क्या, रिजर्व्स क्या। बताएं पेड अप कैपिटल में क्या आएगा? पेड अप कैपिटल का मतलब क्या? इक्विटी या प्रेफरेंस? दोनों। कॉल्ड अप या पेड अप? पेड अप लिखा हुआ ही है। कॉल्स इन अरियर माइनस होने के बाद आती है पेड अप या पहले आती है? माइनस होने के बात। कॉल्स इन एडवांस ऐड होता है क्या इसमें? नहीं, नहीं होता। शेयर फॉरफीचर का पैसा ऐड होता है क्या? शेयर फॉरफीटेड बट नॉट रीइश्यूड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या ये ऐड होगा? क्या पेड अप शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर मैंने इश्यू किए हैं वो शामिल होंगे? बोनस शेयर्स। शेयर वारंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता है ना, आप बैलेंस शीट में भी देखते हैं, जो नॉर्मली होता नहीं है क्वेश्चंस में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जोड़े या रहने दे? बस ये कुछ बातें समझ लेते हैं, लिख लो। लिस्ट बना लो, सामने टिक लगा देना या क्रॉस कर देना, फिर रट्टा लगा लेंगे अच्छे से। लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल पहला, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा कॉल्स इन अरियर्स, चौथा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉर फीचर, शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है भाई, क्या क्या आ जाएगा? तो इक्विटी के सामने लगा दो यस, प्रेफरेंस के सामने भी लगा दो यस, कॉल्स इन एडवांस टू बी डिडक्टेड, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, तभी पेड अप कैपिटल आएगा। कॉल्स इन एडवांस नॉट टू बी एडेड, कॉल्स इन एडवांस ऐड नहीं होगा। शेयर फॉर फीचर एडेड। शेयर फॉर फीचर टू बी एडेड इन पेड अप कैपिटल। एक्चुअल में पेड अप कैपिटल की परिभाषा होती है एनी मनी रिसीव टुवर्ड्स
तो पेड अप शेयर कैपिटल की परिभाषा एनी मनी रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल एंड क्रेडिटेड एज शेयर कैपिटल। और पेड अप कैपिटल में आता है कोई भी वो पैसा जो कैपिटल के बदले में हमको मिला है। आप थोड़ा सा बारीकी में जाएं तो यहां पे आप देखेंगे इट डज नॉट से पेड अप शेयर कैपिटल, इट से पेड अप कैपिटल, यानी कैपिटल के नाम पे जितना पैसा आपके पास आया है वो सब आएगा। इसका मतलब शेयर वारंट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो शेयर फॉरफीचर का पैसा भी आपके पास कैपिटल के नाम से ही आया था। वो बात अलग है कि आपने शेयर फॉरफीट कर दिया, पर आप बताओ शेयर फॉरफीचर का अल्टीमेटली भविष्य क्या है? जब शेयर इश्यू होंगे तो फॉरफीचर ट्रांसफर तो कैपिटल में ही होगा। हाँ, ज्यादा आ गया तो कैपिटल रिजर्व बनेगा, अदरवाइज वो कैपिटल में ही यूज होना है। तो वो भी एक तरह की पेड अप कैपिटल ही आपकी। सिमिलरली शेयर वारंट भी कैपिटल का ही पैसा है, भले ही वो शेयर के फॉर्म में नहीं है, वारंट्स के फॉर्म में, बट है तो वो पेड अप कैपिटल। और ऐसे भी यहाँ पे हमें पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल ही पूछा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट विल ऑल्सो बी एडेड, बट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट विल नॉट बी एडेड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज नॉट मनी रिसीव्ड फॉर शेयर एंड क्रेडिटेड एज शेयर कैपिटल। अभी अपन ने पैसा रिसीव किया है पर अभी कोई कमिटमेंट नहीं है हमारा कि हम इसके बदले में शेयर इशू करेंगे या नहीं, और किए भी नहीं। दैट इज वाई इसको पेड अप शेयर कैपिटल में शामिल नहीं करेंगे। ये कब होगा? जब अपन शेयर इशू कर देंगे उसके बाद ही इसे शेयर कैपिटल में शामिल किया जाएगा और पेड अप कैपिटल में शामिल किया जाएगा। पोटेंशियल शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, क्या ये शामिल होंगे क्या पेड अप कैपिटल में? पोटेंशियल इक्विटी शेयर यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह, क्या ये शामिल होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ये जब कन्वर्ट होंगे ना तब शामिल कर लेंगे, अभी नहीं। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, दे विल नॉट बी एडेड इन पेड अप कैपिटल। बोनस शेयर इशू किया है, क्या वो ऐड होगा क्या? यस। बोनस शेयर्स क्या पेड अप कैपिटल में ऐड होंगे? यस। हमें ये नहीं बोला गया है पेड अप कैपिटल रिसीव्ड इन कैश, हमें बोला गया है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में बोनस शेयर भी एक तरह से फुल्ली पेड अप कैपिटल ही मानी जाती है, भले ही उसमें कैश नहीं मिली हो। तो ऐसा बोला भी नहीं है रिसीव्ड इन कैश। तो बोनस इश्यू से आपकी जो कैपिटल बढ़ी है उससे भी आपकी पेड अप कैपिटल बढ़ी हुई मानी जाएगी, वो शामिल होगा। हो गई? हो गई? कूल। एंड देन वी हैव रिजर्व्स। रिजर्व्स में क्या आएगा? रिजर्व्स में क्या आएगा? फ्री रिजर्व्स या ऑल रिजर्व्स? The reserve shall include all reserves and surplus. Free reserves as well as that will include all reserves, free reserves as well as restricted or capital reserves. क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व शामिल होगा? हाँ। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यस। आपने सुना हो कभी ईसॉप कंपनी इशू करती है तो एक ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इज दैट अ रिजर्व और अ लाइबिलिटी? इवन दैट्स अ रिजर्व। अब चाहे तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे आते हैं बकायदा। इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना, ईसॉप आउटस्टैंडिंग इतना, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में इतना बैलेंस, P&L में इतना बैलेंस, कैपिटल रिजर्व में इतना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतना। बताओ कारो लगेगी क्या? शाबाश। चलिए, तो आप बताएं अब इस केस में हमने क्या पढ़ना पड़ेगा कि रिजर्व में क्या क्या शामिल होने वाला है। तो रिजर्व्स में आप स्पेसिफिकली जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं हम की कंफ्यूजन क्रिएट करें वो नोट कर सकते हैं। रिजर्व्स विल इंक्लूड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अकाउंटिंग रिजर्व्स। अकाउंटिंग रिजर्व्स यानी कैसे हो गए? Accounting reserves like foreign currency translation reserve,
ये अकाउंटिंग रिजर्व समझते हैं क्या? ये बेसिकली सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के कारण बनते हैं। आपने एस 11 अगर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नॉन इंटीग्रल ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अपन एफसीटीआर में डाल दे, तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग रिजर्व है। वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्व। अगर आपको ईसॉप की अकाउंटिंग बताओ तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस होता है दैट अल्टीमेटली इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व है? ऑब्वियसली, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। पी एंड एल, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस है तो लेंगे, और डेबिट बैलेंस है तो रेवेन्यू रिजर्व से सेट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व शामिल होगा क्या रिजर्व में? yes. क्या रिजर्व कैपिटल शामिल होगी? वो पता होगा आपको। रिजर्व कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली ऑन द फाइंडिंग ऑफ। तो रिजर्व कैपिटल ऑब्वियसली ना तो पेड अप कैपिटल का पार्ट है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। दैट यू नो, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर टू डिफरेंट थिंग्स। द कैपिटल रिजर्व विल बी इंक्लूडेड, नॉट रिजर्व कैपिटल। ये ऐसे करते एक एग्जाम में यू विल गेट क्वेश्चंस जिसमें इन सब मुद्दों पे घुमाएंगे, क्या उनको भी नहीं पता आप कौन हो। ये तो अपनी पहली लिमिट हो गई भाई, कौन सी? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स के। ये चेक कब करना है आपको पहली लिमिट? ईयर एंड पे या एनी टाइम? एनी टाइम। यानी अगर आपको कंपनी में ऐसा कुछ सपोज क्वेश्चन आएंगे, इस साल में हमारी कंपनी जब शुरू हुई थी तो हमारी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल थी 40 लाख और रिजर्व्स थे 20 लाख, और इस साल हमारी कंपनी ने 20 लाख का लॉस करके रिजर्व बराबर कर दिया। तो 40 की कैपिटल, 20 के रिजर्व, इस साल 20 लाख का लॉस, रिजर्व जीरो, कारो लगेगी। साल के शुरू में तो आपके रिजर्व क्या थे? 20 थे, यानी कि एक समय के लिए तो 50 क्रॉस हो गए, यानी कि आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सारी लिमिट कब चेक करना है? एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बताइए, रिलेटिव से मैंने बोरोइंग्स लिया, आएगा क्या? ले सकते क्या? ले सकते क्या? सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, और पब्लिक डिपॉजिट्स मैंने एक्सेप्ट किए 20 लाख रुपए के। बैंक से लोन लिया 20 लाख का और पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए 20 लाख के। आप बताइए क्या मेरे पर कारो एप्लीकेबल है? मेरा टर्नओवर और पेड अप कैपिटल, वो सारी जो लिमिट्स है वो सारी विद इन लिमिट्स है। बोरिंग 20 लाख मैंने बैंक से लिए और 20 लाख पब्लिक डिपॉजिट से। कितने लोग बोलते हैं एप्लीकेबल है? कितने कहते हैं नहीं है? क्यों नहीं है? हमें सिर्फ कौन सी बोरिंग्स लेना है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप बताओ, पब्लिक डिपॉजिट जो है क्या वो हमने बैंक से लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जनता से? तो देखो सर, कितनी सिंपल सी बात है, हमने पकड़ लिया क्वेश्चन क्या था। पढ़ते से हमको समझ आ गया इंस्टीट्यूट हमको कैसे टेस्ट कर रहा है। वो भी नहीं जानता हम कितने स्मार्ट है। उसने हमको सोचा होगा इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाते समय कि देखो स्टूडेंट फंस जाएगा, 20 लाख की पेड अप कैपिटल, सॉरी 20 लाख की बैंक से बोरिंग और 20 लाख की पब्लिक डिपॉजिट। हमारे दिमाग में समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते से कि आम स्टूडेंट सोचेगा 20 + 20 40, 25 से ज्यादा कारो एप्लीकेबल। पर हमको तो बहुत अच्छे से याद है कि इसमें सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही था।
यानी कि पब्लिक डिपॉजिट जो हमने एक्सेप्ट किए हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो काउंट नहीं होंगे तो बचेगा 20, 20 इज लेस देन 25, हेंस कारो नॉट एप्लीकेबल। बाद में सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली संस्थान तो प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती। चलिए एनीवेज, तो मुद्दे की बात समझो, पब्लिक डिपॉजिट अगर आ गए तो आप एक चीज समझ जाना, फिर वो प्राइवेट कंपनी होगी नहीं। इट हैज टू बी अ पब्लिक कंपनी। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी इट मींस कारों की एप्लीकेबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एप्लीकेबल होगी ही। जितों ने यस जवाब दिया यही सोच के दिया था या 40 सोच के दिया था? ओके ओके, चलिए। तो एनीवेज एक चीज याद रखिए, यहाँ पे बोरिंग सिर्फ कौन सी आएगी? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिलेटिव से लोन लिया है, क्या आएगा क्या? तो ऐसे आप देखें तो आजकल ले ही नहीं सकते। इन जनरल अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट में नाउ यू जस्ट कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम एनीबॉडी एक्सेप्ट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर्स। अब वो अनसिक्योर्ड लोन लेने वाले फंडे खत्म कर दिए, क्योंकि उस सबसे ब्लैक मनी जनरेट होती थी। ब्लैक मनी मतलब समझ गए आप? रिलेटिव को भाई मैंने बोला कि यार भाई हमारा कोई रिलेटिव है, सपोज एनआरआई है या जॉब में है, तो उसकी तो पूरी तनख्वाह एक नंबर में आती है, अच्छी कैपिटल बन गई। हम यार भाई 20 लाख रुपए तो हमको क्या कर, चेक से देते, हम तेरे को कैश में दे देंगे, ऑन पेपर तेरे नाम का लोन हमारी बुक्स में आएगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कोई इनकम टैक्स वाले आएगा नहीं, जॉब वाले आदमी हो तुम। हमारी को क्या हो जाएगा, दिखाने को हो जाएगा हमारे पास 20 लाख रुपए की कैश है, व्हाइट में पैसा आ गया, हम तुमको दे देंगे कैश में, तो हमारी एक तरह से क्या हो जाएगी, जो हमारी ब्लैक की इनकम थी वो कन्वर्ट हो जाएगी व्हाइट के लोन में। वो ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लोन रीपे तो करना नहीं है, बुक्स में दिख। ये सब कर्व करने के लिए अब क्या कर दिया गया, ये सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब आप सिर्फ लोन ले सकते हो तो किससे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डायरेक्टर। और डायरेक्टर से भी कब? जब डायरेक्टर की पर्सनल फंड से पैसा आ रहा है, यानी डायरेक्टर भी पैसा बोरो करके कंपनी को बोरोइंग्स नहीं या लोन नहीं दे सकता। इट हैज टू बी फ्रॉम हिज ओन फंड्स, ओन सोर्सेस। एनीवेज वो कंपनी लॉ का मैटर है, अब कंपनी लॉ में पढ़ना। बट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स सिर्फ कौन सी शामिल होगी? द वंस व्हिच आर टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल इंक्लूड ऑल योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नदी चिट फंड कंपनीज, जितनी भी ये कंपनीज होती है जो फाइनेंशियल बिजनेस में, उनमें से किसी से भी या बैंक से अगर आपने बोरोइंग्स किया तो यहाँ पे कवर होगा। बोरोइंग मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों। यानी क्या वर्किंग कैपिटल लोन सीसी लिमिट्स काउंट होंगी क्या? बोलो। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो वही लॉजिक्स। अगर ओवरड्राफ्ट लोन के नेचर का है तो काउंट होगा, अगर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव कैश बैलेंस है तो काउंट नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हमारी कंपनी ने एक 20 लाख का टर्म लोन लिया है, इसके अलावा 10 लाख रुपए की एफडी थी हमारी, जिसको गिरवी करके उसके अगेंस्ट में 9 लाख रुपए की ओडी लिमिट सैंक्शन कराई। समझते हो क्या आप? बैंक में ऐसा होता है, आप बैंक में एफडी करके रखो और उसी को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करा। फायदा क्या होता है, आपने बस पूरे पैसे थे, आपने एफडी कर दी और आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो ओडी बन गई, सैंक्शन हो गई है, जब इच्छा हो तो पैसा ड्रॉ कर लेना। तो मेरी 20 लाख की टर्म लोन है और 9 लाख की एक ओवरड्राफ्ट सैंक्शनड है, जिसपे मैंने अभी 6 लाख विड्रॉ किया, यूज 6 लाख किया। क्या कारों की एप्लीकेबिलिटी मुझ पर आएगी? 6 लाख का ओवरड्राफ्ट मैंने विड्रॉ किया। This overdraft is in the nature of loan. It is not in the nature of negative current account balance. आपका करंट अकाउंट का बैलेंस टेम्परली नेगेटिव हो जाता है। बैंक अलाउ करती है भाई, हमारी रिलेशनशिप के बेसिस पे कई बार होता है कि हमारे खाते में नेगेटिव बैलेंस टेम्परली अलाउ कर देते हैं, उसको बोलते हैं खाता इज ओवरड्रॉन, ड्रॉन बियॉन्ड द फंड्स इन इट। बट अगर आप बैंक के पास जाके एक ओडी लिमिट ही सैंक्शन कराओ कि भाई ये सिक्योरिटी गिरवी रख लो और इसके अगेंस्ट में हमको एक लोन दे दो एज एन ओवरड्राफ्ट, तो समझना ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, दिस इज अ लोन इन द नेचर ऑफ ओवरड्राफ्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो लोन सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डिमांड लोन और एक होता है आपका टर्म लोन। डिमांड लोन का मतलब क्या होता है, आपकी जब इच्छा होगी आप पैसे निकालोगे जमा करोगे, निकालोगे जमा करोगे, करंट अकाउंट जैसा।
टर्म लोन मतलब एक अमाउंट फिक्स ले लिया और एक फिक्स टर्म में हर महीने हर साल फिक्स अमाउंट रीपे करते जाओ। ऐसा नहीं आज इच्छा ही तो ज्यादा डाल दिए, कल इच्छा ही तो फिर निकाल लिया, ऐसा नहीं चलेगा। वैसा चलता है किसमें? डिमांड लोन्स। अरे डिमांड लोन को ही दूसरा नाम बोला जा सकता है एक तरह के ओवरड्राफ्ट लोन्स। लोन आप किसी भी तरह के लो, डिमांड लोन, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट के नेचर के लोन बोरिंग्स में शामिल होगा। हाँ, पर आपका बस एक करंट अकाउंट है जो कभी नेगेटिव हो जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर वो नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दैट विल नॉट बी कवर्ड। डिवेंचर्स कवर होंगे क्या? डिवेंचर्स कवर होंगे क्या? तो देखो डिवेंचर, फिर वापस वही बात हो गई, आप डिवेंचर इश्यू करोगे तो यू हैव टू बी अ पब्लिक कंपनी बिकॉज यू आर सीकिंग मनी फ्रॉम पब्लिक। और सेकेंडली अगर देखें तो फिर अदरवाइज डिवेंचर कवर नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं है, टेकन फ्रॉम अदर पीपल। तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या कवर होगी? बोरिंग्स। और किससे? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सी? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सारी। ओवरड्राफ्ट कवर होगा अगर लोन के नेचर का है तो यस, बट नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस है, टेम्पररी हो गया है, तो क्या वो लोन बोरिंग्स का पार्ट माना जाएगा? नहीं। अरे बोलो, क्रेडिट क्या बोरिंग्स में शामिल होगा? बोले क्रेडिट, उधार। बोलो, क्या क्रेडिट बोरिंग्स में शामिल होगा? नहीं। लेकिन ध्यान रखना, शेड्यूल 3 में, जो नया शेड्यूल 3 आया हमारा, जो पहले रिवाइज शेड्यूल 6 बना था, उसमें कहा गया है डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी आर आल्सो ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी इज आल्सो ट्रीटेड एज बोरिंग। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी? हमने कोई मशीन खरीदी, कोई फिक्स एसेट खरीदा नॉर्मली, और जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है उससे एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड हमने लिया है, और वो भी कैसा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम हौले हौले उसको पैसा रीपे करेंगे। इट इज नोन एज डेफर्ड क्रेडिट। नॉर्मली 6 महीने की उधारी पे मशीन बेची जाती है, पर मैंने आपको बोला मैं 6 महीने नहीं, मैं आपसे 2 साल का उधार लूंगा, 6 महीने में पैसा दूंगा पार्ट्स में। तो फिर भले ही ये दिखाने के लिए आपको सप्लायर ने उधार पे माल बेचा हो, बट हम बोलने के लिए इसे क्या मानेंगे? बोरिंग्स। कि आपने लोन लेकर एक तरह से क्या किया है? असेट खरीदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी और से लोन लेते उसकी बजाय सप्लायर ने ही आपको फाइनेंस कर दिया। इट्स अ टाइप ऑफ लीज। अरे आप ध्यान रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप बोरिंग्स में? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विल बी कवर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विल बी कवर्ड। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कवर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कवर्ड, वर्किंग कैपिटल लोन कवर्ड, ओवरड्राफ्ट इन द नेचर ऑफ लोन कवर्ड, negative current account balance is not covered. Creditors not covered. Deferred payment facility covered. Interest due but not paid. Interest due but not paid covered. Covered मतलब इंक्लूड करेंगे 25 लाख। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, नॉट कवर्ड। ड्यू नॉट पेड यानी कि ड्यू हो गया है पर पैसा दिया नहीं है। अक्रूड नॉट ड्यू यानी अभी ड्यू नहीं हुआ है, वो ड्यू होगा बाद में, पर हमने अकाउंटिंग अक्रूवल का टाइम बेसिस पे ब्याज बुक करते हैं, कभी बुक करते। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, कोई एनबीएफसी से लोन लिया, अब वो ब्याज 6 महीने में लगाती है, जून दिसंबर। मेरा अकाउंटिंग ईयर मार्च में क्लोज होता है, अब मैंने दिसंबर का ब्याज तो पे कर दिया, पर जनवरी फरवरी का मार्च अभी लगा ही नहीं है, तो पे क्यों करूं? पर बुक्स में खर्चा तो मैं हर महीने बुक करता हूं। तो ये हो गया इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्या ये बोरिंग्स में कवर किया जाएगा? नहीं। पर अगर दिसंबर का ब्याज लग गया और वो अभी तक पे नहीं किया, तो फिर उसको भी क्या मान लिया जाता है? बोरिंग्स। इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड इज ट्रीटेड एज बोरिंग्स।
ये माना जाता है कि एक तरह से आपने बैंक से ब्याज को भी फंड फाइनेंस करा लिया, तो वो इंटरेस्ट लोन माना जाएगा, उस पर ब्याज भी लगना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें बोरिंग में आएंगी, और ये भी आपने कब चेक करना है? एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। यानी साल के शुरू में बोरिंग 50 लाख थी और ईयर एंड पे 0 हो गई, क्या कारो लग जाएगा? यस। और आखिरी मुद्दा है आपका टर्नओवर। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब क्या होता है बताइए? टर्नओवर कहाँ दिखता है? बोलो। पी एंड एल में। इनफैक्ट टर्नओवर कहीं नहीं दिखता है। पी एंड एल में कहाँ दिखता है टर्नओवर? तो होता ही नहीं है। आजकल पी एंड एल में टर्नओवर नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम आती है, ना कि टर्नओवर। तो पी एंड एल में आपको टर्नओवर कहीं नहीं दिखेगा, तो आपको टर्नओवर को तो समझना पड़ेगा, व्हाट डू वी मीन बाय टर्नओवर। तो टर्नओवर को इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है, लिख लें आप। टर्नओवर एज पर गाइडेंस नोट ऑन terms used in financial statements. Includes sale of goods and sale of services. Includes sale of goods and sale of services. यानी ये जो गाइडेंस नोट एक बनाया इंस्टीट्यूट ने, टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी टर्म्स यूज होती है, एसेट, लायबिलिटी, टर्नओवर, बोरोइंग्स, इन सबको डिफाइन। हालांकि वहां बोरोइंग्स को डिफाइन नहीं किया उन्होंने, लोन्स को डिफाइन किया, ठीक है। वहां पे बोला है सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस, दो चीज आएगी। बट अब टर्नओवर को कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया। अब लिखेंगे टर्नओवर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। Turnover as per Companies Act 2013 is realizations made from sale of goods and services during the year. अब ये जो परिभाषा है ना, ये डिबेटेबल है थोड़ी सी, क्योंकि ये परिभाषा पढ़ के तो लगता है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विस जिसका पैसा कैश में आए, जबकि ऐसी अकाउंटिंग तो होती नहीं है। अपन अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस कब बुक करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे ही बुक करते हैं, बोलो। प्लस इंस्टीट्यूट का जो स्टेटमेंट है उसमें अभी भी, स्टेटमेंट ऑन ऑडिट अंडर कारो में अभी भी टर्नओवर की परिभाषा कौन सी दी गई है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिबेटेबल मैटर है। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अगर निकाले तो टर्नओवर का मतलब होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और रिकवर्ड इन कैश। रियलाइजेशन को हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपने बचपन में एक रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। वो ऐसा नहीं कहता था कि जब कैश रिसीव होगी तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, वो ये कहता था कि जब आप इनकम अर्न कर लोगे तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। यानी रियलाइजेशन के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, एक कैश और दूसरा राइट टू रिसीव कैश। इट इज बेटर दैट हियर वी टेक एन इंटरप्रिटेशन दैट वी हैव रिसीव्ड कैश और वी हैव गॉट अ राइट टू रिसीव कैश। यानी कि अपन क्या कैश बेसिस पे टर्नओवर देखें या वही नॉर्मली जैसे हम देखते हैं, नॉर्मल अक्रूवल बेसिस पे? दैट विल बी अ बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म्स एज ऑफ टुडे। हाँ, ये बात अपन जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि टर्नओवर जो आएगा उसमें सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आएंगी, वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस कौन सी होगी, ग्रॉस सेल्स या नेट सेल्स? तो आप बताएं, ग्रॉस सेल कभी देखी आपने पी&एल में? 11वीं 12वीं में ही होता था ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस सेल, लेस सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम में टोटल। कोई एनुअल रिपोर्ट में ऐसे बताएगा ग्रॉस सेल ने सेल्स रिटर्न? तो ऑब्वियसली बात है, सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। तो जनरली आप बस लिखना चाहें यहां पे तो लिख सकते हैं टर्नओवर विल बी नेट सेल्स, नेट ऑफ सेल्स रिटर्न
and indirect taxes. Net of sales return and indirect taxes that are identifiable, and accounted for separately at the time of sale. समझ गए मतलब? एक तो सेल रिटर्न माइनस करना और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से माइनस करना? जो सेल पे लगते हैं ना, वो वाले जो सेल के समय पता होते हैं और अलग से रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। जैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स आपका कैसा होता है? वैट, एक्साइज ड्यूटी। ये सेल के समय आइडेंटिफाइड होता है, इसका अमाउंट भी पता होता है, इसको अकाउंट भी अपन अलग से वैट पेबल के नाम से करते हैं, ये हटा देना। बट अगर सपोज आप कोई लमसम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हो, लाइक यू आर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, सो होता है ना, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है तो उसका उसकी सेल्स से कनेक्शन नहीं होता, एक फिक्स्ड अमाउंट अलग से पे होता है, वो सब माइनस नहीं होगा। जो सेल्स पे लगते हैं सेल्स के समय, वो सारे माइनस करेंगे। आया भाई समझ में? ये आपकी किसकी परिभाषा या डिस्कशन हो जाता है? टर्नओवर। तीनों लिमिट चेक कर लीजिए आप। किस समय चेक करना है आपको सारी लिमिट? एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर यू विल गेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। चलिए, तो इसके साथ हमारी कारो की एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन पूरा होता है। सेकंड सेशन वील हैव 1 to 5, 1 से 5 में अपन दूसरा सेशन लेंगे जिसमें हम 12 पॉइंट्स कारो के कवर करेंगे। धन्यवाद।